दोस्तों नमस्कार। मैं बीएम मिश्र अपने चैनल अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं अशेष त्रिपाठी की लिखी कहानी मेरी सलोनी को अस्पताल ले चलो। ये कहानी हमारी उस स्वार्थपरक राजनीति की है जो बात तो गरीबों के हक की करती है, लेकिन उन्हीं के लिए समस्या भी बन जाती है। आए दिन धरना, प्रदर्शन, हड़ताल के नाम पर सफेद पोश जिस तरह से आम लोगों के लिए समस्या पैदा करते हैं वह अत्यंत घातक है। सड़कों पर आवागमन रोक देना, बेवजह भीड़ इकट्ठा कर अराजकता फैलाना आम बात हो गई है। इसकी वजह से कई बार गंभीर मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। इस कहानी में एक गरीब की बेबसी का चित्रण है जिसे अपनी बीमार पत्नी को अस्पताल ले जाने में न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपसे अनुरोध है कहानी अंत तक सुने, जरूर पसंद आएगी। सोने की कोशिश कर रही सलोनी को भोला चुपचाप एक टक निहारे जा रहा था। मोर पंख जैसी घनेरी मोटी पलकों के ऊपर उसके गोरे माथे पर पसीने की बूंदों के साथ उभरी सिकन भरी लकीरें भोला को चिंतित कर रही थी। शाम के वक्त पास ही खेत में काम करते हुए सलोनी की उसने धीमी कराह सुनी थी। ओ माई ओ। भोला जल्दी ही उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। लगा कि तुम्हारे कलेजे में जैसे भोथरी हंसिया चुभी हो। परेशान हाल भोला ने दर्द से लगभग दोहरी होती जा रही सलोनी को किसी तरह खड़ा किया। चलो अभी चलते हैं बड़ी अस्पताल, डॉक्टर को दिखाने। महीने भर पहले ही गांव के छोकन वैद्य ने कहा था अब मरज बढ़ गया है, इसे बड़ी अस्पताल में दिखा दो। वो तो हम ही ने नहीं सुनी। भोला ने तय कर लिया कि अब वो सलोनी को बड़ी अस्पताल लेकर जरूर जाएगा। शाम का धुंधलका गहराने लगा था। सलोनी जानती थी कि 25 मील दूर अस्पताल ले जाने के लिए यह समय उचित नहीं है। बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसने भोला से कहा, वैसे अभी ठीक लगने लगा है, भिनसार होते ही अस्पताल ले चलना, तब तक मैं काट लूंगी। चलो पहले रोटी बना देती हूं, खा लो। छाती में उठ रहे दर्द को हाथों से दबाते हुए सलोनी उठने को हुई। कैसी बात करती हो? इस हाल में चूल्हा फूंकोगी? मैं खिचड़ी बनाने की तैयारी करता हूं, दोनों साथ ही खाएंगे। सलोनी के कलेजे में चल रही भोथरी धार की पीड़ा भले ही कम न हुई हो, परंतु अपने पति द्वारा दिया गया दिलासा युक्त आग्रह उसे संजीवनी जैसा लगा। डेगची में चढ़ी खिचड़ी के पकने तक सलोनी को अनुभूति हुई कि जैसे दर्द कुछ कम हुआ है। पिछले 2 साल से सलोनी को यह दर्द गाहे बगाहे कचोट रहा था, कभी कम तो कभी ज्यादा। उसने अपनी पीड़ा भोला से छिपाए रखी। पहले शहर में रहकर कमाने खाने वाले दोनों बेटे कभी कभार हालचाल लेने आ जाया करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे यह सिलसिला कम हो गया। होली में आए थे राजू और लालू, और अब आषाढ़ लगने को है। कितने दिन हो गए नाती बहुओं को देखे हुए। पढ़ाई के साथ साथ पहले दोनों खेतों में भी हाथ पटाया करते थे। वैसे भी खेत में अधकच्ची बनी 3 कमरे की हरी में दोनों बेटों का परिवार सहित गुजर बसर होने से रहा, इसीलिए तो शहर जा बसे। शहर क्या, खेत का पड़ोस ही समझो। 20-25 मील की दूरी होती ही कितनी है? 20-25 मील? भिनसारे ही जाना है बड़ी अस्पताल। आंखें भींचे लेटी हुई सलोनी का दिलो दिमाग इन्हीं सब उधेड़-बुन में लगा था। भोला को भान हुआ कि सलोनी सो नहीं पा रही है। उसने हल्की आवाज में पुकारा, सुनो। कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर भोला को तसल्ली हुई। काफी देर तक
वह सलोनी को किस तरह अस्पताल ले जाएगा, इसी सोच विचार में उलझा रहा। शहर में ऑटो चलाने वाले बड़े बेटे राजू को संदेशा दे दिया जाए। भोला ने तय किया कि सुबह सबसे पहले वह शंभू दूध वाले के पास जाएगा। उसके जरिए राजू को सूचना दी जा सकती है। परंतु इस बीच यदि सलोनी को फिर दर्द हुआ तो उसकी बिरादरी का भवानी भी पास ही रहता है। वह भी ऑटो लेकर शहर जाता है। लेकिन यदि भवानी से अस्पताल चलने को कहेगा तो पक्का राजू के बारे में पूछेगा कि वह क्यों ना आया। भवानी भोला से अक्सर कहा करता, चाचा तुम्हारे लड़के अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुम दोनों का हाल चाल जानने के लिए कम से कम एक मोबाइल ही दे देते। इस पर भोला को कहना पड़ता, अरे हम अनपढ़ से मोबाइल कैसे चल पाएगा। राजू लालू तो देने को तैयार थे, हम ही ने मना कर दिया। सलोनी की दबी छुपी आह और कराहों के बीच पांव फटते ही भोला ने शंभू दूध वाले के घर की राह पकड़ी। लो, यहां तुमको इमरजेंसी है। उधर शहर में आज पता नहीं काहे नेता लोग बंदी किए हैं। कल भी हमारा दूध नहीं बेचने दिए। अब बताओ बहुरिया को लेकर तुम कैसे जा पाओगे। वैसे किसी तरह पहुंच जाओ तो ठीक, बड़ी अस्पताल में थोड़ी ही बंदी है। शंभू की यह बात सुनते ही भोला और भी असहाय हो चला। उसने कातर स्वर से पूछा, क्या किया जाए। तुम्हारा बड़ा बेटा राजू भी नहीं आ सकता, क्योंकि आज शायद ऑटो भी नहीं चलेंगे। भवानी से पूछकर देखो, शायद वह ले चले। शहर के हालातों को देखते हुए भवानी ने भी जवाब दे दिया, चाचा बिल्कुल चलता, लेकिन इस हड़ताल में जान जोखिम का खतरा है और चाची भी साथ रहेंगी। राजू का नंबर बताओ, अभी सकार है, वह छुप छुपा कर आ सकता है। भोला इतना कहकर कि चलो देखते हैं क्या करना है, वापस घर लौट आया। उसने देखा कि सलोनी नहा धोकर तुलसी के चौरे की परिक्रमा कर रही थी। सिंदूर से सजी गहरी माग के नीचे सलोनी के गौरवर्ण चेहरे में भोला दर्द की मात्रा तौल रहा था। कहां चले गए थे सवेरे सवेरे, क्या हुआ। तुमको अस्पताल ले चलने की व्यवस्था करने गया था। शंभू काकू ने बताया आज शहर बंद है। तो क्या हुआ, साइकिल से लिए चलो, कितने दिन बाद साथ चलना हो रहा है। तुम्हारी पीड़ा कैसी है, सच्ची सच्ची बताओ। साइकिल में चलोगी तो दच्चा नहीं लगेगा। भोला ने चिंता जताई। अरे हम दशरथ पहलवान की बिटिया हैं, ऐसे छोटे मोटे दर्द सहने का दम है हम में। वैसे पीड़ा अभी नहीं दरक रही है, कल तक रुक जाते। हड़ताल बंद भी शायद कल खत्म हो जाए। सलोनी की बनावटी फीकी हंसी भोला को चुभती हुई लगी। वह बोला, ना ना, अब और रुकना ठीक नहीं लगता। चलो अस्पताल चलने का कुछ न कुछ जुगाड़ बनाते हैं। सुबह की लालिमा धीरे धीरे फैलने लगी थी। भोला ने साइकिल के कैरियर पर बोरी फट्टा बांधकर उसे नरम बनाने की एहतियात बरती ताकि सलोनी को असुविधा न हो। साइकिल को सावधानी पूर्वक पैदल ही धकेलते भोला शहर की ओर जाने वाली सड़क तक पहुंच चुका था। दर्द को छुपाए सलोनी भोला की ओर देखे जा रही थी। कब तक साइकिल को पैदल धकेलाओगे, सीट पर बैठकर चलाओ ना। हाँ ठीक है, सड़क भी खाली दिख रही है। भोला धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ रहा था। रेलवे क्रॉसिंग के पास सफेद कुर्ते वालों सहित बड़ी संख्या में भीड़ जमा थी। थोड़ी दूर का फासला रखते हुए भोला ने साइकिल रोक दी। कलेजे से टीसती पीड़ा को जज्ब किए सलोनी को यूं रुकना उसके सब्र का इम्तिहान था। रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी तरफ पुलिस के 50 वाहन खड़े थे। उसके आगे डंडा, राइफल और न जाने क्या क्या तामझाम से लैस पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला हुआ था। एक पल के लिए भोला के अंदर विचार आया कि वह झटपट पुलिस के पास चला जाए और उनसे जल्दी अस्पताल पहुंचाने में मदद की फरियाद करे। सलोनी को पेड़ की छांव में बैठाकर
भोला भीड़ या पुलिस किसी के भी सहयोग की अपेक्षा में जाने को उद्यत हुआ। सुनो, मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, माहौल ठीक नहीं लगता। चलो वापस शहरी लौट चलते हैं। मेरा दर्द कोई नया नहीं है, यह अपने आप फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे बहुत पहले तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। कल तुम्हारी पीड़ा से मुझे गहरा दुख उपजा था। तुम आराम से यहीं बैठो, कोई न कोई भला आदमी हमारी जरूर मदद करेगा। इतना कहकर सलोनी के रुको रुको को अनसुना करते भोला तेज कदमों के साथ आगे बढ़ लिया। गरीबों पर अत्याचार नहीं चलेगा, हम पुलिस की लाठी गोली से नहीं डरने वाले, किसानों का हक हम लेकर रहेंगे। झक कुर्ता पायजामा धारण किए लाल टमाटर की तरह सुर्ख चेहरे वाले नेताजी के भाषण के बीच भीड़ तालियां पर तालियां पीट रही थी। भोला भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया। आजू बाजू खड़े तमाम लोगों में उसे अपने गांव मेड़ी या परिचय का कोई नजर नहीं आया। वह सोचने लगा, न जाने कहां के लोग जमा हैं, अपनी विपदा वह किससे कहे। उसे सूझ नहीं रहा था कि वह किससे कहे कि मेरी सलोनी को अस्पताल पहुंचा दो। क्रॉसिंग के उस पार पुलिस के पास जाना असंभव था। भोला सिर पकड़े खड़ा था, तभी अचानक भगदड़ मच गई। धाए धाए की धमक से भोला के कान के पर्दे झंझना उठे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इतने सबके बावजूद कोई भीड़ को उकसा रहा था। पत्थर उठा के मारो इन जुल्मी पुलिस वालों को। पथराव होते ही पुलिस वालों ने तड़ातड़ लाठियां भाजनी शुरू कर दी। बौराई भीड़ इधर उधर भाग रही थी। इसी बीच भौचक खड़े भोला के सिर पर एक लाठी का भरपूर वार आ पड़ा। वह सड़क पर पट जा गिरा। अपनी पीड़ा को कब का भूल चुकी सलोनी की रोती कलपती विस्फारित आंखें अपने भोला को ढूंढ रही थी। संघर्ष के शांत होने के बाद बड़ी अस्पताल की एम्बुलेंस नर्स और डॉक्टरों के साथ घायलों को ढोने में लगी थी। अब तक भोला की चेतना वापस लौट आई थी। वह डॉक्टरों को अपनी ओर बढ़ते देख रहा था। भोला ने खून से लथपथ चेहरे को किसी विजेता की तरह पूछते हुए डॉक्टरों से कहा, साहब, उधर पेड़ के नीचे पड़ी मेरी सलोनी को बड़ी अस्पताल ले चलो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आश्चर्य मिश्रित खुशी समेटे सलोनी अपने भोला को डॉक्टरों के साथ देख रही थी। भोला खुश था कि अब उसकी सलोनी बड़ी अस्पताल पहुंच जाएगी। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।